अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अबूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस हफ्ते के आगाज में जो IMF का एक वफ्द पाकिस्तान आया था और ये एक अनशेड्यूल्ड विजिट था, क्योंकि अदरवाइज जो रिव्यू के लिए उसने आना था वो अगले साल मार्च में आना था। लेकिन ये जो गैर एलानिया विजिट था IMF का, उसकी वजूहत ये थी कि प्रोग्राम के आगाज से ही IMF को ये लगा कि शायद जो कमिटमेंट्स पाकिस्तान ने की हैं उस पर वो पूरा ना उतर पाए। अब ये जो IMF का जायजा मिशन है वो मुकम्मल हो गया है। जो भी यहाँ पर उन्होंने मुज़ाकरात करने थे, ना सिर्फ विफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से बल्कि जो सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई, क्योंकि ये जो IMF का प्रोग्राम है इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें ना सिर्फ विफाकी हुकूमत ऑफकोर्स स्टेक होल्डर तो है ही है, लेकिन पहली मरतबा चारों जो सूबे हैं वो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन्होंने भी कुछ कमिटमेंट्स की हैं IMF के साथ। तो शहबाज, सबसे पहले अब तो ये जो विजिट कंक्लूड हो गया है तो क्लैरिटी आई है कि आखिर क्या वजह बनी कि अदरवाइज तो उन्होंने अगले साल मार्च में आना था जो ओवरऑल एक रिव्यू होता है, तो ये अनअनाउंस्ड जो विजिट था, आखिर ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि IMF को यहाँ पर पाकिस्तान में वक्त भेजना पड़ा? कामरान, ये जो 5 रोज़ा दौरा था उनका जो कि आज अख्ताम पजीर हो गया है, ये बाकायदा जायजा मिशन इसको नहीं डिस्क्राइब किया गया। बेसिकली एक स्टाफ लेवल इसको मीटिंग कही गई है हुकूमत पाकिस्तान के साथ। वो जो जायजा मिशन जिसके कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद 1.1 अरब डॉलर की पाकिस्तान को ट्रांच मिलनी है, वो अभी भी फरवरी या मार्च में ही शेड्यूल्ड है। ये जो चीज़ हुई है ये सडन हुई है। सडन इसलिए हुई, इसी वजह से इसको एक काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन थी हुकूमत पाकिस्तान की, और IMF को 6 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान आना पड़ा। और उन्होंने तकरीबन तमाम जो मेजर एरियाज हैं उसके हवाले से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से डिस्कशंस की हैं, ब्रीफिंग्स ली हैं, और उन्होंने जो अपनी फाइनल असेसमेंट है वो उन्होंने आज वज़ीर ख़जाना और जो इकनॉमिक टीम है उनके साथ शेयर भी कर ली है। बट उसमें जो कुछ रिकमेंडेशंस उनकी होगी इस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने अभी तक अपनी हतमी राय आज नहीं दी। जो मुझे ज़राए ने बताया चीज़ें चल रही हैं इनकी, दौरे का तो इख्तिताम आज हो गया है, लेकिन कुछ जो वर्चुअल मीटिंग्स होंगी वो भी एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट फ्यू डेज। 2-3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने फ्लैग्स रेज किए हैं, वो हम नाज़रीन को बता देते हैं। सबसे बड़ा एरिया जो IMF ने पॉइंट आउट किया है, जैसा हम भी आपको अपनी खबरों में बता रहे थे, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर IMF ने कंसर्न रेज किए हैं कि यहाँ पे FPI जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। कौन से इकदाम करने पड़ेंगे इसके हवाले से अभी कोई चीज़ हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। दूसरा एरिया जहाँ पे IMF ने कंसर्न रेज किया है वो जो पाकिस्तान ने कुछ गैर मुल्की नए कर्जे लेने थे, 2.5 अरब डॉलर का जो फाइनेंसिंग गैप इस माली साल के उसमें ताखीर है, और उसके हवाले से IMF ने जो अपनी फाइनल असेसमेंट इसमें उनको कहा है कि आप कोशिश जारी रखें इन कर्जों को लेने की ताकि इसी माली साल में ये चीजें हल हो जाएं। 2 ही बड़े इश्यूज हैं इसके अंदर, एक चाइना से 3.4 अरब डॉलर का कर्ज की जो रीशेड्यूलिंग है वो, और दूसरा उसके साथ सऊदी अरब से 1.2 अरब डॉलर का जो तेल उधार पे लेना है। तीसरा एरिया जहां पे मिक्स परफॉर्मेंस रही है और उस पर कुछ डेवलपमेंट्स भी है वो भी अभी आपको बताते हैं, वो है नेशनल फिस्कल पैक्ट के ऊपर जो अमल दरामद है, उसमें सिंध की तरफ से कोई कोऑपरेशन इतना अच्छा नहीं आया। पंजाब ने एक लॉ तो पास कर दिया है, एक जो कैश सरप्लस का इशू था हुकूमत पंजाब को, उसके हवाले से भी आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में आपको तस्करा करेंगे। ये कुछ एरियाज हैं, जो 2-3 और एरियाज हैं जहां पे उनके कंसर्न्स हैं, वो है पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड। ये जो एक फंड बनाया हुआ है हुकूमत पाकिस्तान में, 7 बड़ी कंपनियां जो पाकिस्तान की मुनाफा बख्श है उनके शेयर्स या उनकी जो ओवरऑल जो उनकी प्रॉफिट्स हैं वो इस फंड्स में डाले जाने, इसके ऊपर IMF को कुछ कंसर्न्स थे, पहले भी थे, और हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई थी कि इस कानून में हम तरमीम कर देंगे। वो तरमीम अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, 31 दिसंबर की डेडलाइन है। उसके हवाले से पाकिस्तान ने कुछ उनसे रिलैक्सेशन मांगी थी, वो शायद इनको ना मिले। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी उनका कंसर्न है, और उसके साथ ही जो उन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उसका डाटा भी हुकूमत पाकिस्तान से मांगा है कि जो पावर प्लांट्स की रीनेगोशिएशंस हो रही हैं, उनके जो मुआहदे हैं हुकूमत पाकिस्तान के ख्याल उसकी सेविंग्स होंगी, वो कितनी सेविंग होंगी उसके ऊपर भी उन्होंने डाटा मांगे। तो कामरान, ये एक ओवरऑल इस वक्त जो असेसमेंट बन रही है जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से आज शेयर की है, बट इसमें एज सच उनकी तरफ से कोई डिमांड अपेरेंटली अभी तक इनको हैंडओवर नहीं की गई कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना। लग ऐसे रहा है कि इसके ऊपर एक डिटेल स्टेटमेंट भी शायद IMF की तरफ से आए आज 1-2 दिन में, आज उसके ऊपर भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इसमें जो ऑब्वियसली अभी जो IMF का प्रोग्राम साइन किए हुए ऑफ कोर्स 25 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दी थी,
और अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली जितना बड़ा ये प्रोग्राम है, जितने टारगेट्स हैं, तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि विद इन 6-7 वीक्स कि IMF इतनी अलार्म हो जाए कि फौरन वो पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि ये तो एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है ना। तो आखिर क्या वो मुहर्रिकात थे जैसे वो ट्रिगर हुए, क्या IMF को, क्योंकि IMF के ऊपर भी तनकीद होती है कि जब कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं होता तो तनकीद उधर भी आती है कि जी आपने ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए प्रोग्राम नेगोशिएट नहीं किया। तो शायद ये भी वजह है कि वो अपनी जो फेस सेविंग है उसके लिए भी चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम जब फरवरी मार्च में आए चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो जाएं, प्रोग्राम डीरेल होने के करीब चला जाए, तो अभी से ही पाकिस्तान को काबू रखें, गवर्नमेंट को कहें कि जी आप ट्रैक के ऊपर हैं। क्या ये वजह है बुनियादी? एग्जैक्टली यही वजह है कि जब आपका प्रोग्राम स्लिप हो जाता है तो जो क्रिटिसिज्म है सिर्फ वक्त की हुकूमत के ऊपर नहीं होता, IMF की टीम और मैनेजमेंट के ऊपर भी होता है कि आप किस किस्म के प्रोग्राम्स जो है वो नेगोशिएट करते हैं। और ये प्रोग्राम, इसका डिज़ाइन के ऊपर हमने शुरू से सवालात उठाए हैं, और इनकी जो 1.5 महीने के बाद जो पाकिस्तान आ गया उसमें असेसमेंट में भी एग्जैक्टली वही चीज़ें सामने है जिसके ऊपर हम लिख रहे थे, अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे थे, वो कंसर्निंग एरियाज हैं। इसमें अब एक जो मेरे लिए कामरान एक बहुत बड़ा एक इशू है हम सब के लिए, आपके लिए, वो है जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला हुआ है। इस प्रोग्राम की एक खूबसूरती एटलीस्ट कागजों की हद तक ये है, कागजों की हद तक कि पाकिस्तान ने कमिटमेंट दिया IMF को, और IMF ने कमिटमेंट ली है कि 3 सेक्टर्स को इस दफ़ा टैक्स नेट में लाया जाएगा, जिसमें एक ज़राअत का शोबा है, दूसरा ताजरों का है, और तीसरा एक्सपोर्टर्स का है। तो एक्सपोर्टर्स के ऊपर तो जो लॉज में अमेंडमेंट आनी थी वो बजट में आ गई। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी, जो प्रोविंशियल असेंबलीज ने बिल्स को पास करना था, लॉज नए बनाने थे, वो डेडलाइन जो है वो एक्सपायर हो गई थी, किसी ने बिल पास नहीं किया। कल पंजाब की हुकूमत ने जो एक बिल पास कर दिया, एक नया कानून उन्होंने बना दिया है, और यही कानून जो है वही वजह तशवीश है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से ख्याल था कि जैसे सैलरीड क्लास को मारा गया बुरी तरीके से बजट में, हमारे ऊपर बेतहाशा नए टैक्सेस का बोझ डाला गया, और फिर हमें बताया गया कि नहीं परेशान ना हो, हम इस्लाहात करने जा रहे हैं, और जब इस्लाहात करेंगे तो और फिर हमारा जो टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी ताजरों से, ज़राई शोबे से और बाकी जगहों से, तो फिर हम आपको कुछ रिलीफ दे सकेंगे। ये जो पंजाब हुकूमत ने, पंजाब की असेंबली ने कल एक कानून पास किया है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो है ना एक फॉर्मेलिटी पूरी की है इस कानून को पास करने के बाद, पास करके, क्योंकि इसके जो मकासद थे वो, अगर आप उसका जो कानून पास हुआ, उसका जो मसवदा आपके सामने हो तो आप उसको देखें, उसमें वो नजर नहीं आते। जो बुनियादी शर्त थी IMF की वो ये थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर टैक्स का वही रेट होगा जो वफाकी हुकूमत में एक बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर होता है, एक आम शख्स के ऊपर, जो कि 45% रेट है, उसके ऊपर 45% तक अगर आपकी आमदन का वो लेवल है तो आपके ऊपर उसके ऊपर फिर 10% जुर्माना भी है। तो वो जो रेट है वो होगा। अब जो हुकूमत पंजाब ने कानून पास किया है, जिसको अब बहुत सारे लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहला स्टेप है, ठीक हो जाएगा, इसमें नाज़रीन जो रेट्स हैं उसका जिक्र ही नहीं है। जो मौजूदा इनका कानून था 1997 का, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, और अमेंडमेंट्स जो मेजर है, जो एक चार्जिंग सेक्शन था इस कानून का, यह है अभी भी, वो है इससे रिलेटेड जो सेक्शन 3 है, जिसमें रेट्स डिटर्मन होने थे 15% से लेके 45% तक। अगर 12 लाख से ज्यादा की इनकम है या 6 लाख से 12 लाख की इनकम है तो 15% रेट। इसी तरह अगर आपकी इनकम जो है वो 16 लाख की है, जो वफाकी हुकूमत का रेट होना था वो या है वो 20% है, और ये रेट इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 45% हो जाते हैं। सरप्राइजिंगली जो कल कानून पास हुआ है इसमें रेट्स का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि ये एक पंजाब की असेंबली ने पंजाब की हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया कि ये रेट्स आप खुद मुकर्रर कर लें रूल्स के जरिए। आम तौर पर जो रेट्स होते हैं वो शेड्यूल के अंदर होते हैं, कानून के अंदर होते हैं, और उसमें अमेंडमेंट जो होती है वो फिर आपको अमेंडमेंट लॉ के अंदर लाना पड़ती है। जब आप ये इख्तियार किसी भी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को दे दे कि आप रूल्स में अमेंडमेंट कर लें, तो फिर रूल्स में जो अमेंडमेंट होती है वो उसमें काबीना की मंजूरी तो शायद हो, उसमें असेंबली की मंजूरी नहीं होती, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है उनकी मंजूरी नहीं होती। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूं। इसका सेक्शन 3 है, उसका सब सेक्शन C है आगे, उसमें ये लिखा हुआ फॉर द वर्ड्स सेकंड शेड्यूल, क्योंकि सेकंड शेड्यूल में ये रेट्स दिए हुए थे, द वर्ड रूल्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, और ये इन्होंने 2-3 जगह पे और इसी तरीके से अमेंडमेंट कर दी है। अब जो रूल्स के तहत रेट था वो 45% भी हो सकता है, वो 25% भी हो सकता है, वो 10% भी हो सकता है, हमें नहीं पता। वफाकी हुकूमत में तो ये जो रेट है वो 45% है। सूबाई हुकूमत ने ये इख्तियार अपने पास लिया है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ये इख्तियार नहीं दिया था। जो सुपर टैक्स है उसके अंदर इन्होंने जो अमेंडमेंट
की है लॉ जो इन्होंने नया बनाया है, सुपर टैक्स जो है वो लागू होगा अगर आपकी जो ज़राई आमदन है वो 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 1%, अगर 500 मिलियन या 50 करोड़ रुपए तक है सालाना तो वो 10% है। अब उसके अंदर उसको अलाइन कर दिया है वफाकी हुकूमत के रेट के साथ। अगर कोई अपनी इतनी आमदन जाहिर ही ना करे कि जहां भी उसको सुपर टैक्स देना पड़े तो कौन पूछेगा, जिस किस्म की ये कानून साजी हुई है तो ये कोई इतना इफेक्टिव कानून कामरान नहीं है। बात वही आ जाती है। लेकिन इसमें मेरा एक नुक्ता है, दो चीजें हैं इसके अंदर। देखें, एक तो इन प्रिंसिपल इनकम के ऊपर टैक्स वो भले आपकी ज़राअत से हो, बिजनेस से हो, तनख्वाह से हो, मतलब एक प्रिंसिपल तो बिल्कुल ये ठीक है कि उस पर आपको टैक्स अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लगना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जो सिस्टम है, एक वफाकी गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें इंडिपेंडेंट हैं कि अपने तरीके से टैक्स लगाना चाहें, उनके पास इख्तियार है। तो डोंट यू थिंक ये जो IMF पाबंद करता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट कहती है वही सूबाई हुकूमतें करें, तो ये क्या जो सूबाई हुकूमत के इख्तियारात हैं उन पर यह समझौता नहीं है? क्योंकि ये तो सूबाई हुकूमत का इख्तियार, तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये रूम छोड़ा है कि ये जो कानून पास किया है कि क्योंकि आपको पता है कि ज़राअत पर टैक्स लगाना कोई इतना आसान काम नहीं है। असेंबली में बैठे भी कई लोग ज़राअत से जुड़े हुए हैं, तो शायद जो सूबाई गवर्नमेंट है पंजाब की, उन्होंने ये रूम छोड़ा है कि अगर कोई रिएक्शन आएगा, कोई एहतजाज आएगा तो उनके पास मनूवर करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। तो शायद इस वजह से नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि दिस इज द अदर वे अराउंड। जो वफाकी हुकूमत के वो रेट्स को अलाइन करने की बात करूं इसलिए करें कि जो प्रिंसिपल जिसकी तरफ आप भी इशारा करें कि आमदन आपकी ज़राअत से हो, तनख्वाह है आपकी या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसका रेट एक ही होना चाहिए ना। अगर आपका इनकम लेवल 6 लाख रुपए है तो आपके ऊपर 0 टैक्स होना चाहिए। अगर आपका 6 लाख से ज्यादा तो किधर से भी आप कमा रहे हो तो उसके ऊपर एक रेट होना चाहिए। तो इसीलिए IMF ने कहा था कि वफाकी हुकूमत के ये रेट्स हैं, आप अपने जो रेट्स है इसके साथ अलाइन कर लें। ये तो होगी एक चीज। दूसरा, अब जो टैक्स लगाने का इख्तियार है ना वो पार्लियामेंट का होता है या सूबाई असेंबली का होता है। तो यहां पे वो जो इख्तियार सूबाई असेंबली है उससे ले लिया गया है, डिस्क्रिशन है, और डिस्क्रिशन जहां पे होती है वो गलत होती है। क्यों किया गया? गालिबन इनको खदशा ये था कि जब टैक्स रेट्स के साथ ये बिल जाएगा असेंबली में तो शायद पास ना हो, तो इसी वजह से वो जो इख्तियार है इन्होंने अपने पास रख लिया। अब ये जो IMF के साथ जो इशूज हैं उसमें आपको पता है एक और जो इशू था वो है प्रोविंशियल कैश सरप्लस का। हमने इसके ऊपर खबर भी की थी, और जो पहले हमने एक ज़राए से खबर की, फिर वजारत ख़जाना ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने ये बात कंफर्म की जो हमारी पहले खबर थी कि जो पंजाब की हुकूमत है उसका जो बजट का खसारा है 3 माह का वो 160 अरब रुपए का हो गया है, बजाय इसके कि उसने 150 अरब रुपए का सरप्लस देना था, और जिसकी वजह से जो ओवरऑल सरप्लस जो चारों सूबाई हुकूमतों ने देना था वो 342 अरब रुपए की जगह पे 182 अरब रुपया हुआ था। आज वजारत खजाना ने एक स्टेटमेंट जारी की है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने अपनी ही जो रिपोर्ट पहले उन्होंने रिलीज की थी 31 अक्टूबर को, उसको उन्होंने वापस लिया है, और जो एक रिपोर्ट थी उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। वो जो तरमीम की गई हैं वो प्राइमरीली पंजाब से रिलेटेड है। अब जो नई चीज हुई है वो ये हुई है कि पंजाब का जहां पे पहले 160 अरब रुपए का खसारा था 3 माह के अंदर, उसका खसारे की जगह पे अब 40 अरब रुपए का कैश का सरप्लस हो गया है। ये 40 अरब भी 150 अरब जो इन्होंने करना था उससे कम है। बट ये कैसे किया गया है? आपको याद होगा हमने जिक्र किया था कि एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी थी तकरीबन 378 अरब रुपए की पंजाब के बजट में। उसके अंदर 200 अरब रुपए ऐसा था जो पंजाब की हुकूमत ने सरकारी जो फेडरल गवर्नमेंट का डेट है उसके अंदर इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्टमेंट को उसने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी ट्रीट करके खर्चे में डाल दिया वफाकी वजारत खजाने ने। आज इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया और उसके बाद जो इन्होंने रिपोर्ट भी अपनी चेंज की, उसमें नाज़रीन पंजाब हुकूमत की जो आमदन है वो अनचेंज है, वो वहीं पे है 867 अरब रुपए की जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर था उसके अंदर। जो खर्चा है पंजाब हुकूमत का जो पहले वजारत खजाना ने रिपोर्ट किया था वो 1030 अरब रुपया रिपोर्ट किया था, अब उसमें कमी करके उसको 827 अरब रुपया पंजाब हुकूमत का खर्चा डिक्लेयर किया गया है। इसमें तकरीबन ये 20% या 203 अरब रुपए की कमी बनती है, तो जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब का जो डेफिसिट था 160 अरब का वो कैश सरप्लस हो गया। बहरहाल अब ये एक डिबेटेबल चीज है, ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। हो सकता है कि पहले वफाकी हुकूमत ने गलती की और उसने रेक्टिफाई कर दिया हो, कि ये जो रेक्टिफिकेशन है वो IMF ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर IMF ने एक्सेप्ट कर लिया और दोनों हुकूमतों के इसके ऊपर कंसेंसस है तो अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, तो हो सकता है कि गलती हो उसकी करेक्शन होगी। बहरहाल यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो बात करेंगे इंटरनेट की सेंसरशिप की पाकिस्तान में और कहां कहां से अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं। क्या इन आवाजों को सुना भी जाएगा या पहले की तरह इग्नोर कर दिया जाएगा? बात करते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंटरनेट की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में गुज़श्ता कई माह से उसमें डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिल रही हैं। वेबसाइट्स हों, सोशल मीडिया कुछ ऐप्स हों, वो बगैर VPN के चल नहीं सकती। और ऑन एंड ऑफ हमने देखा है कि जो माजी में इंटरनेट की जिस तरह से स्पीड हुआ करती थी वो अब आपको उस तरह से नहीं मिलती, जिसके बारे में ऑफ कोर्स कंसर्न्स हैं। जो रियासत है वो तो ये कहती है कि शायद फेक न्यूज़ और इस तरह का जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके लिए इस तरह के इकदामात ज़रूरी हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी वाले मामले को भी वो सामने रखते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जब दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, बहुत से बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी अब लिंक होती जा रही है, डिजिटल इकॉनमी की बात हो रही है, तो ये इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड कि अगर आप समझते हैं कि एक फेक न्यूज़ जो है आपके माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है, लेकिन उसका हल क्या इंटरनेट की बंदिश है, क्या स्पेसिफिक जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको बंद करना है। तो इस हवाले से शहबाज एक आपकी एक्शन हुई है अमेरिका के एक थिंक टैंक जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उनके एक सीनियर ओहदेदार पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, तो आपकी उनके साथ इंटरेक्शन हुई है, तो उनकी क्या टेक है इस हवाले से कि पाकिस्तान में जो ऑन एंड ऑफ अब एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है कि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन है, सोशल मीडिया कई जो ऐप्स हैं बगैर VPN के चलती नहीं है। कामरान, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन है US की, ये प्राइवेट थिंक टैंक है। इसमें फॉर्मर US कांग्रेसमैन इसके बोर्ड के ऊपर भी हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल समझा जाता है। इनके नायब सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, डैनियल कैस्ट्रो, तो उनसे कल मुलाकात हुई थी और इंटरेक्शन हुआ कुछ लोगों का। उसमें उन्होंने बड़ी स्ट्रेट टॉक की और उनका जो मेजर कंसर्न्स थे उनके वो इसी हवाले से थे कि जो पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश हो रही है और ख़ास तौर पर अभी जैसे आपने कहा ट्विटर या जिसको अब X कहा जाता है, ट्विटर के ऊपर उन्होंने बैन किया हुआ है और इसमें अब कोई इसमें मुज़ायका नहीं है बात करने में कि लोग अब VPN यूज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान VPN यूज़ करते हैं, सदर पाकिस्तान का ऑफिस VPN यूज़ करता है, नेशनल असेंबली का जो स्पीकर ऑफिस है, सेनेट का जो चेयरमैन ऑफिस है, पाकिस्तान के जो वफाकी वज़रा है, वजारतें हैं, सब VPN यूज़ कर रही हैं। और VPN आपको पता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो फ्रीक्वेंसी आप किसी और कंट्री की जाके एक्सेस करते हो ताकि आप उसको ब्रेक कर सको, जो है सोशल एक मीडिया फायरवॉल लगाई हुई है। तो उसके हवाले से उनका जो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉमेंट था इस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि ये एक चॉइस होती है मुल्कों के लिए कि अगर वो इस किस्म की इंटरनेट के ऊपर बंदिश लगा के वो उससे शॉर्ट टर्म अपने सियासी मकासद या सियासी ताकत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। और उसकी आगे उन्होंने पूरी एक जस्टिफिकेशन दी वो ये बात क्यों कर रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो उन्होंने जो अल्फाज इसका उनका जो चुनाव था, उन्होंने कहा कि एक पजल एक मुअम्मा बन गया है कि पाकिस्तान जो अपने आप को एक लीडिंग डिजिटल इकोनॉमी की बनाने की बात करता है, बड़ी इकोनॉमी है, वो इंटरनेट को बंद कर देगा, वो डिजिटल इकोनॉमी को जो डिजिटल डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में उससे अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। और ये ना सिर्फ ये एक मुअम्मा है, ये एक पजल, इसके साथ ही उनके एनॉमली भी है। ये एनॉमली इसलिए कि मतलब दुनिया के वो ममालिक जो डिजिटली ग्रो करना चाह रहे हैं वो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जो बजाय के एक्सपैंड करने के ऊपर वो इसको रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इसके हवाले से उनके ये भी जो एक पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो अभी आपने भी बात की, डिजिटल पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है डिजिटल टेररिज्म, तो उन्होंने कहा ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, अब इसके ऊपर भी एक मुल्क का जो डिजिटल अगर वो बात करते हैं ओवरऑल एक पॉलिटिकल व्यू की, किसी मुल्क में ये एक राइट टू हैविंग एन ओपिनियन है ना, और किसी दूसरे मुल्क के लिए ये एक बड़ी एक एक्सट्रीमिज्म हो सकती है कि वो कौन सा व्यू है। पैलेस्टाइन की एग्जांपल ले लेंगे, पैलेस्टाइन के हक में बात करेंगे तो हम समझते हैं कि हमें हमारा राइट है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि जो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये हम सब इस पर बात करते हैं, इसराइल उस चीज़ को डिस्करेज करता है। तो ये जो एक डिवाइड भी इस तरह की एक डिजिटल आई हुई है, और ओपिनियन में जितनी एक उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन है, पोलराइजेशन हो चुकी है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी, तो उनके ये चॉइसेस हैं इन ममालिक के लिए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि इस वक्त अगर अमेरिका की भी बात करें, अमेरिका में भी जब से ट्रंप मुंतखब हुए हैं सदर, आगे चल के हम बात भी करेंगे, तो वहाँ पर भी जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है या आज़ादी इजहार राय है वो सीरियसली अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रंप तो कहते हैं
कि भाई ये जो फेक न्यूज़ और ये सब कुछ मैं मतलब बंद कर दूंगा। और अगर वो बात कर रहे थे, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि ट्रंप, आपको पता है कि जब 2020 में वो नहीं मुंतखब हुए तो उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, तो जब तक इलॉन मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदा था तो उनको बैन कर दिया गया था, कि उनका ख्याल था अमेरिकी रियासत का कि ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या उनके यहाँ जो इवन के जो दो के कंपैरिजन नहीं है कि व्हाट अबाउटरी होती है कि अच्छा जी हम अपना वो एक गलत को छुपाने के लिए कहें जी कि आप भी तो ये काम करें, बट पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ये एक डिबेट चल रही है, वहां पर जो स्ट्रांग लीडरशिप है, रियासतें हैं, वो अब कंट्रोल भी करना चाहती हैं ओपिनियन को। देखिए ये तो सारा प्रॉब्लम है। ये मैंने भी सवाल किया था उनसे, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैंने उनसे ये पूछा कि गार्डियन जो है, जो एक इंग्लिस्तान का न्यूज़पेपर है, उन्होंने कल ये उन्होंने एक खबर की कि जी आज के बाद गार्डियन जो है वो ट्विटर के ऊपर अपने ऑफिशियल अकाउंट से अपना जो मटेरियल है, अपनी स्टोरीज है, वो पोस्ट नहीं करे। गार्डियन का फैसला है और उसकी वजह ये बड़ा टॉक्सिक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर, तो इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर उनका जवाब ये था कि जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो ये सारी चीज़ें जो आप भी बात कर रहे हैं और गार्डियन का भी जो फैसला है, वो जो ट्विटर की ग्लोबल उसकी जो इंपॉर्टेंस है और उसका जो एक रोल है डिजिटल इकोनॉमी में और डिजिटल बिजनेस में, आप उसका डिनाई नहीं कर सकते। बात ठीक है। एक और बहुत जो इशू इंपॉर्टेंट कल सामने आया इसी डिस्कशन के अंदर कि पाकिस्तान में 50% जो पॉपुलेशन है वो खवातीन की है। अब बिकॉज ऑफ सोशल रिस्ट्रिक्शंस, हमारे जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, हर जगह पे खवातीन को बाहर जाने की इजाजत नहीं। तो बहुत सारी ऐसी पढ़ी लिखी हमारी खवातीन है जो घरों में बैठ के काम करती हैं, वो अपना जो एडवर्टाइज कर रही होती हैं वो उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर या दूसरी जगह पर, दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर, तो उनके उसके ऊपर अच्छी खासी उनको एक रेवेन्यू हिट आ रही है, एंड दैट इज आल्सो अ कंसर्न। और कामरान, लेट्स एडमिट, आप पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, आप इंटरनेट को बंद कर दें, क्या उससे आप किसी के पॉलिटिकल व्यू चेंज कर सकते हैं? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। क्या आपका जो पॉलिटिकल व्यू है, मैं जितना मर्जी ऊंचा चलाऊं, मैं इस कमरे की लाइटें बंद कर दूं, मैं उसको चेंज कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। चेंज आती है बिहेवियर से, चेंज आती है वो आती है जब आप कुछ करके दिखाते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आप रोड के ऊपर रोज हादसे भी होते हैं, जब हादसा होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सड़क बंद कर देते हैं। और उसके लिए आई थिंक हमारे यहाँ अगर फेक न्यूज़ है, कोई माशरे के अंदर बदअमनी फैला रहा है, तो कवानीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हमने आपने इंग्लिस्तान की बात की, कुछ अर्सा पहले वहां पर जो राइट्स हुए और फेक न्यूज़ के ऊपर हुए, और वहां पर जब पता चला जिन्होंने किया तो समरी ट्रायल हुए, 3-4 दिन के अंदर उन्होंने एक्शन लिया और लोगों को सजाएं दी। आप उनको सजाएं दें बजाय इसके कलेक्टिव पनिशमेंट के, जो लोग अच्छा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और गिवन द फैक्ट कि हमें जो डॉलर्स की भी ISPR देखिए यूज करते हैं ट्विटर, आज भी कर रहे, अकाउंट है, बिल्कुल है अकाउंट, ठीक है, चला रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान चला रही है, आप चला रहे हैं अकाउंट अपना, मैं चला रहा हूं। कैसे चला रहे हैं? VPN यूज कर रहे हैं, कोई पेड कर रहा है, कोई अनपेड कर रहा है। ये जो कॉस्ट है इसकी इंटरनेट बंदिश की, इसके ऊपर जब उनसे सवाल हुआ, उसने कहा इसकी जो कॉस्ट पाकिस्तान में है, उनका मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट इट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके ऊपर इसमें वो ये कि इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि एक बिजनेस कंपनी है, डिजिटल कंपनी है, वो कैसे अपने आप को सेल करेगी पाकिस्तान में। और जो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो यूथ है हमारी, उनका डैनियल का जो इंटरेक्शन हुआ लाहौर में कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी हुआ, उसका भी उन्होंने तज़किरा किया। उनके जो स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि हम किधर जाएं, उनका जी क्या हम पाकिस्तान छोड़ दें, क्या हम अगर हम पाकिस्तान में रहते तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। एक बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत की, यही जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो ग्लोबल रेट्स ले सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, वो अमेरिकन जो सैलरी है वो ले सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर। लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए आपको जो है वो जाके आपको जूम की मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, लेकिन जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो जूम की मीटिंग कैसे होगी। बहरहाल ये तो डैनियल कैस्ट्रो की बात थी। कल ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है बिलावल जरदारी साहब के हवाले से, उन्होंने भी काफी अरसे के बाद ये इस पे बात की है इंटरनेट की बंदिश के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुनते हैं। जो लोग ये फैसले करते हैं ना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ना उनको पता है कि VPN है क्या, हमसे इस पे ना मुशावरत किया गया, ना इनपुट लिया गया। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G के इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s के इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुंच चुका है। जी नाज़रीन, आपने सुना दो बड़ी अहम आवाज़ें आई हैं, एक अमेरिकन थिंक टैंक की
और दूसरी बिल आखिर बहुत अरसे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की इसके हवाले से भी स्टेटमेंट आ गई। इनके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करते। दोनों जो व्यूज हैं ये आपके सामने हम रखती हैं। हमने फैसला हुकाम ने करना है कि अभी भी वो अपनी पॉलिसी को जारी रखेंगे या फिर वो करेक्टिव मेजर्स लेंगे, या फिर थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अमेरिकन पॉलिटिक्स की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद देखते हुए फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि 6 अक्टूबर को जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ था, जिसके नतीजे में कम से कम 3 जो अफराद हैं वो हलाक हुए थे, उसमें 2 चाइनीज़ शहरी भी शामिल थे। तो उस हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त हुई है इस हफ्ते, जो सिंध का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसने जो अब तक की तहकीकात की हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो इस हमले का मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ एक जो खातून सहूलतकार है उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई है, और जो तहकीकात के नतीजे में इंकशाफात किए गए हैं वो यकीनी तौर पर होशरुबा हैं, और जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर हमारे इदारे आप कह सकते हैं कि तनदही से काम करें और सही तरीके से काम करें तो यकीनी तौर पर वो किसी भी मामले की तह तक पहुंच सकते हैं। और इसमें जो सिंध के वज़ीर दाखिला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बाकायदा तौर पर जो CCTV फुटेज है, कैसे गाड़ी वो खरीदी गई, कैसे गाड़ी वहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर लाई गई और किस तरीके से ये सारा जो हमला है उसे एग्जीक्यूट किया गया, उसके बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये चीन के शहरियों के ऊपर पहला हमला नहीं था, और जब ये फिर हमला हुआ तो चीन की तरफ से बड़ा पुरजोर मुतालबा किया गया कि फिलफौर इसकी तहकीकात की जाए, जो भी लोग इसके पीछे मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। तो आई थिंक विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कम से कम इसमें काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हुई। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है शहबाज, जो CCTV फुटेज से भी साबित है कि अनलाइक आमतौर पर आपको पता है कि इस तरह की जो कार्रवाई होती है तो जो गाड़ी इस्तेमाल होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जो गैर कानूनी गाड़ी होगी, जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, ये इस तरह की। इस केस के अंदर मसलन जो मेन कल्प्रिट था शाह फहद, जो दहशतगर्द था जिसने ये खुदकुश हमला किया, उसने सितंबर में बाकायदा तौर पर कराची के एक शोरूम से 71 लाख रुपए में ये गाड़ी खरीद ली। एक्साइज का जो डिपार्टमेंट है अपने नाम करवाई, फिर उसको वो हब लेकर के गए जहां पर उसमें एक्सप्लोसिव वगैरह इस्तेमाल किया गया। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो उन्होंने चालाकी की कि आमतौर पर जो उनके साथ एक खातून भी मौजूद थी जो फैसिलिटेट किया उन्होंने, और ये एक वजह बनी जिसकी वजह से एक तो वो आप कह सकते हैं कि वो डाला था। आमतौर पर आपको पता है कि हमारे यहाँ भी जो इस तरह की बड़ी गाड़ियां होती हैं इनको बेचारे जो पुलिस वाले हैं वो रोकते से कतराते भी हैं, और साथ अगर खातून बैठी हो तो थोड़ा सा हमारा कल्चर है, और खुद ये सिंध के वज़ीर दाखिला भी कह रहे थे कि फिर थोड़ा सा उतनी चेकिंग में सख्ती नहीं करते। तो इसका मतलब है कि इन दहशतगर्दों ने बड़ा प्रॉपर होमवर्क किया हुआ था कि किस तरीके से इनको डॉज करना है। बट ऑफ कोर्स ये जो तहकीकात, एक चीज इसके अंदर है, ये ठीक है आपकी बात, ये कुछ आपकी कल्चरल और ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। द काइंड ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन जो दहशतगर्दों के पास थी वो बड़ी अलार्मिंग थी। इसकी तो सारी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं हम, जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं कि जी इस वजह से नहीं पकड़े गए, गाड़ी भी नाम करवा ली, सब कुछ हो गया। उनको कैसे पता था कि इस फ्लाइट से इतने लोग आ रहे हैं? उनको कैसे पता था कि इस किस्म की गाड़ियां यूज हो रही हैं जो उनकी चाइनीज की प्रोटेक्शन करें? उनको कैसे पता था कि उसकी गाड़ी की जो उसकी है ओवरऑल किस हद तक बुलेट प्रूफ है नहीं, और कितना उसके लिए वो बारूद इस्तेमाल करेंगे? ये वो सवालात हैं जिसने काफी कंसर्न्स पैदा कर दी उनकी डीप पेनिट्रेशन की। जो ये जो आप बात कर रहे हैं और उन्होंने कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से किया, इसके हवाले से जो मजीद ब्रिगेड और जो पाकिस्तान में बैन है उन्होंने, और BLA ने कहा कि उनका एक पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो खास करके चाइनीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर और खुसूसन कराची के अंदर उनके पास एक मौजूद है तमाम तफसीलात। जो इसमें तहकीकात से भी पता चला है कि ये 3 लोग इसमें जो हमला जब किया गया, मसलन 3 लोग एक ही गाड़ी में आए, एक बंदा इवन के एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद था जो मॉनिटर कर रहा था कि कब वो फ्लाइट आई है, जब, और वो राब्ते में था खुद को हमला आवर से, वो एक दूसरे को गाइड कर रहे थे। और जब उसने उनको बताया कि जी ये चाइनीज जो कन्वॉय है वो आगे है, यहाँ से निकल गया है, और तीसरा जो शख्स है वो उस रास्ते पे खड़ा था, वो भी उसको गाइड कर रहा था खुद को हमला आवर को, और वो इतनी कोऑर्डिनेशन के साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ऑब्वियसली वो मोबाइल के ऊपर या कोई और जो भी डिवाइस होगी उससे बात कर रहे होंगे। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि क्या एयरपोर्ट के एरिया में कोई इस तरह की जो कम्युनिकेशन है उनको इंटरसेप्ट वो नहीं कर सकते थे?
ये चीज भी देखने वाली है। ये वो एरिया है जिसमें चीन आपकी मदद कर सकता है। कम्युनिकेशन के अलावा जो इनसाइड हुई उसके हवाले से कोई अभी तक कोई ब्रेक थ्रू है कि अंदर से इंफॉर्मेशन कहां से? देखिए, इसके हवाले से तो कोई अगर मे बी आई एम श्योर के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी, लेकिन ये ऐसा नुकता है कि इसके बारे में वो तफसीलात तो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन इससे एक चीज जरूर हुई है, इसी से रिलेटेड जो खबर इसी हफ्ते जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल जो रॉयटर्स न्यूज एजेंसी है उसने रिपोर्ट की कि चीन जो है वो अपने लोगों के लिए अपनी सिक्योरिटी लाना चाहता है। अब दफ्तर खारजा भी और जो चीन की वजारत खारजा है उन्होंने इस पर तबसरा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो जो मुतालबा है अब चीन का वो जोर पकड़ता जा रहा है कि या तो कंफर्म किया था कि जी इस पे बात हो रही है उनसे। इसका मतलब डिमांड अपनी जगह पे है, बात हो रही है, मानते हैं या नहीं मानते वो तो बात की एक नेक्स्ट स्टेज है ना, बट दैट इशू इटसेल्फ इज देयर कि वो डिमांड अब कर रहे हैं। अल्लाह करे, देखिए इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, जो सिल्वर लाइनिंग है मेरे लिए वो ये है कि अनलाइक पास जहां पे आपको महीनों नहीं पता चलता कि जी वो किसने मारा और किधर मार के वो निकल गए, एक ब्रेक थ्रू हुआ, आपने लोगों को पकड़ा। और यही बात जो इसहाक डार साहब ने उस दिन जो हमारे नायब वज़ीर-ए-आज़म है, वो जो चाइनीज एम्बेसडर वाला इवेंट था वहां पर उन्होंने बोला कि जब चाइना जाएंगे सदर आसिफ अली ज़रदारी तो वहां पे शेयर करेंगे, विजिट कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजंस। तो अगर ये ब्रेक थ्रू है and they should be acknowledged and appreciated, हो सकता है इस ब्रेक थ्रू के बाद एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाकी जो प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी और उसमें दूसरी ये चीज है कि आई थिंक इससे लेसन्स भी लर्न करने होते हैं कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप विजिलेंट रहें कि कैसे आपने इस तरह के हमलों को प्रीएम्प्ट करना है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद हर रोज वहां से एक आप कह सकते हैं कि तहलका खेज और धमाका खेज खबर आ रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो 20 जनवरी को अमेरिका के जो नए सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हल्फ उठाएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी जो काबीना के वजीर हैं उनका वो ऐलान कर रहे हैं और जो नामजदगियां उन्होंने की हैं उससे अमेरिका में लोग हैरान हैं, पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि जिस तरह की नॉमिनेशंस उन्होंने की हैं हर जो कैंडिडेट है कहीं ना कहीं एक आध को छोड़ के उसका कोई ना कोई तनाज़ा रहा है, और जिससे जाहिर होता है कि क्यों पूरी दुनिया जो है वो एक खौफजदा भी है और एक अनसर्टन भी है कि ट्रंप जो है वो किस तरह के सदर होंगे। और जो नॉमिनेशंस उन्होंने अभी तक की हैं शहबाज, उससे एक बात आई थिंक उसमें कंसेंसस है कि मेरिट इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि कौन शख्स जो है वो कितना लॉयल है ट्रंप का, ये वो पैमाना है जिसके तहत जो भी वजीर वहां पर लगाए जा रहे हैं। वो जिस किस्म का वो एजेंडा लेके आ रहे हैं, उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा अनाउंस किया है, उसमें इस किस्म की जो कैबिनेट है उसका होना बहुत जरूरी होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के आगे खड़ा होने का आसान तो नहीं होता, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो। बट मेरे लिए जिसके ऊपर मैं आपके व्यू चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर अपॉइंटमेंट है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है, मार्को रूबियो की। अब इनके बारे में कहा जाता है कि ये एंटी चाइना और प्रो इंडिया है। तो अगर आप एक इसको देखें अपॉइंटमेंट को, उनकी जो अभी हुई है नॉमिनेशन, इस नॉमिनेशन को देखते हुए पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, आपने वैसे तो इतने ज्यादा नाम थे, पाकिस्तान की बात होती है तो डेफिनेटली आप दी अदर साइड देखते हैं। ये मार्को रूबियो जो है, अभी तक जितनी नामजदगियां हुई हैं कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मेरिट पे हुई है, क्योंकि ये बड़े सीनियर रिपब्लिकन हैं, उसके साथ साथ ये यूएस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के मेंबर हैं, उनकी इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर हैं और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उनको बड़ा अबूर हासिल है। तो इसके हवाले से कहते हैं कि अगर कोई मेरिट पे कोई अपॉइंटमेंट की है इन्होंने तो ये मार्को रूबियो हैं जिनको नामजद किया है। चाइना के हवाले से ऑफकोर्स ही इज अ हॉक, बड़ी उनकी क्लियर पॉलिसी है, वो समझते हैं कि चाइना जो है अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इसके अलावा जितनी जो पोजीशंस हैं, अब आप आ जाते हैं मसलन जो आपने बात की कि वो हैं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट। आप तसव्वुर करें कि उन्होंने जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया है, ये नामजद किया है पीट हेग्सेथ, ये एक रिटायर्ड मेजर है अमेरिकी आर्मी के, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो वज़ीर दिफा हैं, ये रिटायर्ड मेजर हैं और फॉक्स न्यूज़ के ऊपर ये वहाँ पर प्रोग्राम भी करते थे। इनको उन्होंने वज़ीर दिफा लगा दिया है और ये अब बड़ी मज़े की बात है कि अब वो कमांड करेंगे अमेरिकन मिलिट्री को, जहाँ पे ऑफ कोर्स 4 स्टार जर्नैल होते हैं। तो इससे आपको जाहिर होता है कि उनकी सोच क्या है। अगेन ये जो नामजद वज़ीर दिफा हैं पक्के लॉयलिस्ट हैं, वफादार हैं ट्रंप के। और उसके साथ फिर एक और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो जो उन्होंने की है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, वो जो अटॉर्नी जनरल हैं मैट गेट्स, ये रिपब्लिकन हैं, इनको जो नामजद किया है। अब इनके खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की,
ड्रग्स के इस्तेमाल की और कई और इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन कहा यह जाता है कि वो ये है कि 2020 के जो इंतखाबात थे वो ये कहते थे कि जो ट्रंप हैं उनको अपना जो सदारत का ओहदा है वो नहीं छोड़ना चाहिए था। ये एक कंट्रोवर्शियल जो है वो अपॉइंटमेंट है। फिर एक और जो अपॉइंटमेंट उन्होंने की है, जो डायरेक्टर अपॉइंट किया है यूएस की जो नेशनल इंटेलिजेंस है, जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको कंट्रोल करती है, उसके लिए उन्होंने तुलसी गैबर्ड को अपॉइंट किया है। अगेन ये बिल्कुल एक आउटसाइडर हैं, ये डेमोक्रेट थी, पहले उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी लड़ने की कोशिश की थी, उसमें नाकाम हुई, फिर उन्होंने इंडोर्स कर लिया रिपब्लिकन के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं। और इनके बारे में मैं कुछ कमेंटेटर्स को सुन रहा था कि ये रशिया टुडे जो रूस का स्टेट रन टेलीविजन है उस पर बहुत ज़्यादा अपेयर होती हैं। इनके बारे में ये कहते हैं ये तो वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन की एलाय हैं, ये तो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं इनको जिन्होंने लगा दिया है। और इनके वैसे ख्यालात जो हैं पाकिस्तान के बारे में भी कोई अच्छे नहीं हैं। 2019 में हमारे लिए जब बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान की क़यादत को, कि जो मुबैना तौर पर हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट उन्होंने की है जिसका अगेन वो चर्चा है, उन्होंने रॉबर्ट एफ जूनियर जो जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं, जो पहले लॉन्ग टर्म डेमोक्रेट थे, इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट एज प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे थे लेकिन आखिरी लम्हात में उन्होंने सपोर्ट किया ट्रंप को। उनको उन्होंने लगा दिया है सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, यानी कि वजीर सेहत लगा दिया है। अब इनकी क्या खास बात है, जिस तरह पाकिस्तान में भी आपको पता होता है ये वैक्सीन के बारे में बिलीव नहीं करते, कहते हैं ये वैक्सीन जो है ये हार्मफुल है। फिर उसके अलावा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे ये बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वहाँ पर लोग आप कह रहे हैं कि ये आप वजीर सेहत हैं और ये क्या करेंगे। और जिसमें इंपॉर्टेंट एक बात है, बिफोर यू कंक्लूड, मेरे लिए जो चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है ना, जो सेक्रेटरी डिफेंस लगे हैं उनके वजीर खारजा, वो एंकर पर्सन भी है जी, एंकर पर्सन भी है, वजीर दिफा वो एंकर पर्सन भी है और मेजर रिटायर्ड है। और आप एंकर पर्सन भी और डिफेंस का, लेकिन मैं रिटायर्ड नहीं हूँ ना, फौज में नहीं हूँ, करते हैं अगर और वैसे आपस की बात है अभी तक उनको ट्रेजरी जो सेक्रेटरी है उसका ऐलान नहीं हुआ, यानी कि वजीर खजाना का, तो हो सकता है इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप भी उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया जो है खुद अमेरिका में हैरान और परेशान है, बट ये कोई गैर मुतवक्की बात भी नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है क्योंकि ट्रंप अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो ये डिलिबरेटली जो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट है उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जिस तरह के लोगों को वो नामजद कर रहे हैं। बहरहाल द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।